हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में बेसिकली हमें मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो एनहेंस हो सकती है। तो अब तक हमने हेनरी फ्योल ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करनी है एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो थ्योरी दी हमें मैनेजमेंट के रिलेटेड उसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब उनकी इस थ्योरी का नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों पड़ा? बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या मानना था कि जैसे साइंस में हम कोई भी सिचुएशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले उस सिचुएशन को थॉरोली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके रिलेटेड प्रॉपर लॉजिक्स रीजंस फाइंड करते हैं, देन किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते। वैसे ही मैनेजमेंट करते वक्त आप कुछ भी बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। अगर आप बेस्ट डिसीजन चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड लॉजिक्स रीजंस फाइंड करने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, देन आप किसी डिसीजन तक पहुंच सकते हो। जब आप कोई एनालिसिस करके लॉजिक्स फाइंड करके किसी डिसीजन पे पहुंचोगे तो वो क्या होगा, एक बेस्ट डिसीजन होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, साइंस के मैनेजमेंट के अंदर साइंस को इंक्लूड किया, एक सिस्टमैटिक अप्रोच को इंक्लूड किया। तो उनकी जो सिस्टमैटिक अप्रोच थी मैनेजमेंट के अंदर जिसमें उन्होंने साइंस को इंक्लूड किया, इसीलिए उनकी इस थ्योरी का क्या नाम पड़ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। कि बेसिकली क्या कह रहे थे वो कि मैनेजमेंट में हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच लानी पड़ेगी साइंस की तरह। जैसे साइंस में एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है उस समझ आया आपको? अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में और डिस्कस करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्होंने जब काम स्टार्ट किया था तो एक लेबरर की पोजीशन से उन्होंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अपने हार्ड वर्क डेडिकेशन से वो एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच गए और साथ ही में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे। तो जब वो मैनेजमेंट करते थे तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक्चुअल में लेबर को जितना काम करना चाहिए लेबर उतना काम नहीं करती। बेसिकली उनका क्या मानना था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फैक्ट्री एरिया में हो रहे काम के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर फैक्ट्री एरिया में हमारा काम प्रॉपरली नहीं होगा, जितनी एफिशिएंसी हमें फैक्ट्री एरिया में चाहिए उतनी एफिशिएंसी से अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो सकते। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसका सोल्यूशन देते हुए हमें कुछ टेक्निक्स दी जो कि फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है कि अगर आप इन तरीकों से फैक्ट्री एरिया में काम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो उन्होंने हमें फैक्ट्री एरिया में अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए दी। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर की इन टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस भी दी। उन्होंने कहा कि बेशक आप मेरी टेक्निक्स यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे और इन टेक्निक्स को अप्लाई कर दोगे तब भी आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऐसी 4 गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहली गाइडलाइन है साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। देखो ये तो बात हम अभी करके आ चुके हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी क्या थी कि उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर साइंस को इंक्लूड किया, कि उन्होंने कहा मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स करो, चीज़ों को एनालाइज करो, लॉजिक्स रीजंस फाइंड करो, देन एक बेस्ट वे फाइंड करो किसी भी चीज़ का। तो मैनेजमेंट साइंस है ये उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि साइंस तो है लेकिन रूल ऑफ थंब नहीं है।
अब रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है कि जैसे साइंस में अगर हम कोई चीज फाइंड करते हैं तो वो एज इट इज ही रहती है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। आज अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो वो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में वो आपका बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो और बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करो, लेकिन उस सोल्यूशन के ऊपर स्टक नहीं होना। आपको टाइमली क्या करता रहना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ेंगे और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। एक बार जो सोल्यूशन फाइंड किया वो आज के लिए बेस्ट हो सकता है, फ्यूचर के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। तो साइंस तो है, लेकिन रूल ऑफ थंब की तरह उसी एक चीज के ऊपर स्टक नहीं होना। कॉन्टिन्यूसली आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। क्लियर हुई फर्स्ट गाइडलाइन। नेक्स्ट गाइडलाइन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखो, नॉर्मली हमने बहुत बार सुना है कि आज उस इंडस्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, आज उस इंडस्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। तो वर्कर्स स्ट्राइक क्यों करते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच बनती नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं। मैनेजमेंट जैसे वर्कर्स से काम करवाना चाहती है, वर्कर्स वैसे काम करने को तैयार नहीं, और जैसे वर्कर्स काम करना चाहते हैं वैसे मैनेजमेंट काम नहीं करवाना चाहती। तो ये जो मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच का कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा चलता रहता है, और इस कन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी सफ़र करती है। तो इस सिचुएशन में FW टेलर ने हमें क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कॉर्ड यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैनेजर और वर्कर्स के बीच हार्मनी यानी कि शांति होनी चाहिए। अगर हार्मनी होगी तभी काम अच्छे से हो पाएगा, तभी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अगर हमेशा कॉन्टिन्यूसली कन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे तो हम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो हार्मनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपरेशन बट नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखो, सेकेंड गाइडलाइन में हमें क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हार्मनी है, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई मिलजुल के काम नहीं कर रहा, तो क्या तब भी हम अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाएंगे? तो थर्ड गाइडलाइन में टेलर क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन से काम करो, इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए। कॉपरेशन से काम करने का क्या मतलब है कि जब मैनेजर्स प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे काम हो, उस प्लान्स में वर्कर्स को भी इंक्लूड कर लो साथ में। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो वर्क होना है वो किन्हें करना है, वर्कर्स को करना है। जब आप अपने प्लान्स में वर्कर्स को इंक्लूड करोगे तो वर्कर्स क्या खुद प्लान बना रहे हैं, तो उनका मोरल क्या होगा, हाई हो जाएगा और वो खुशी खुशी काम करेंगे। तो थर्ड गाइडलाइन क्या थी, मिलजुल कर मैनेजर्स और वर्कर्स को मिलजुल कर प्लान्स बनाने चाहिए और मिलकर ही उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्लियर हुए 3 पॉइंट्स। तो लास्ट गाइडलाइन जो हमें टेलर ने दी वो क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मतलब इस पॉइंट में टेलर हमें क्या कह रहे हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई पर्सन आपके पास काम करने के लिए आ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा। और वो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो जिस पर्सन को जो काम आता है उससे वो काम करवाओ। जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने एक एग्जांपल ली थी कि साइंस वाले टीचर को हम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने के लिए बोल सकते। अगर आप साइंस वाले टीचर को कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए बोलोगे तो उससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो साइंस वाले टीचर को साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए बोलो ताकि उसके साइंस के सब्जेक्ट्स में एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाओ ताकि उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाए पहले से भी। अगर उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उससे एम्प्लॉय का भी फायदा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा। तो ये 4 गाइडलाइंस हमें टेलर ने दी साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिलेटेड। क्या क्या थी, पहला था साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन रूल ऑफ थंब नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स करते रहना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि लड़ाई झगड़े से काम नहीं होगा, शांति हार्मनी से काम होगा।
थर्ड पॉइंट था कॉपरेशन बट नॉट इंडिविजुअलिज्म, मिलजुल के काम करना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को। लास्ट पॉइंट था मैनेजमेंट को हर एक वर्कर की, हर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो सभी की सभी गाइडलाइंस आपको क्लियर होगी जो हमें FW टेलर ने दी। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो चाहे आप उनकी टेक्निक्स यूज कर लो, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आपको समझ आए तो अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमें टेलर ने दी कि अगर हम अपनी फैक्ट्री एरिया में इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारी फैक्ट्री एरिया की प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहली टेक्निक थी फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में टेलर ने कहा कि अगर आप फैक्ट्री एरिया की प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो तो फैक्ट्री एरिया में हमें 8 एक्सपर्ट्स, 8 स्पेशलिस्ट पर्सन की जरूरत है। इन 8 पर्सन्स को टेलर ने क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हर एक ग्रुप में 4-4 पर्सन्स रखे। पहला जो ग्रुप था वो है प्लानिंग ऑफिसर्स का और दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोडक्शन ऑफिसर्स का। प्लानिंग ऑफिसर्स में आ जाएंगे रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड डिसिप्लिनर ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर्स में आ जाएंगे गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड स्पीड बॉस। तो 1 बाय 1 सभी लोगों का काम देखते हैं कि इनका काम क्या होगा। तो सबसे पहले है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होगा सारा रूट डिजाइन करना कि आज फैक्ट्री में कितना काम होगा, कैसे होगा, क्या सीक्वेंस रहेगा हर एक एक्टिविटी का। देखो जब भी कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है तो उस प्रोडक्शन को वेरियस सीक्वेंसेस, वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, देन वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो रूट क्लर्क का क्या काम होगा, वो सीक्वेंस डिसाइड करना कि किस सीक्वेंस में क्या काम होगा और कितना काम होगा। वो कौन डिजाइन करेगा, रूट क्लर्क। देन उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। रूट क्लर्क ने बता दिया कि आज इतना काम होगा और इस सीक्वेंस में होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि जो भी काम होना है वो कैसे होगा, किस तरह की मशीनरी यूज होगी, किस तरह का मटेरियल यूज होगा और नेचर क्या रहेगा काम का, वो सभी कौन डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन उसके बाद आ जाता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होगा, टाइम और कॉस्ट डिसाइड करना कि जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हो वो आप कितने टाइम में प्रोड्यूस करोगे और कितनी कॉस्ट में प्रोड्यूस होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। लास्ट आ जाता है हमारे पास डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर का काम होगा इंश्योर करना कि फैक्ट्री एरिया में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इसके लिए जो भी उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत होगी वो डिसिप्लिन ऑफिसर बनाएगा। तो प्लानिंग ऑफिसर्स कितने हैं, 4 तरह के हैं। सबसे पहला है रूट क्लर्क, दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड लास्ट है डिसिप्लिन ऑफिसर। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास प्रोडक्शन ऑफिसर्स। प्रोडक्शन ऑफिसर्स में हमारे पास है गैंग बॉस। अब देखो गैंग बॉस का क्या काम होगा। अब देखो जो भी फैक्ट्री एरिया में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, अब सभी लोगों को कोई एक पर्सन तो हैंडल कर नहीं सकता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्स डिवाइड कर देते हैं और उन ग्रुप्स का जो एक ग्रुप का जो लीडर होगा वो होगा गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम होगा कि जो भी उस ग्रुप के लोग हैं, उसके ग्रुप के लोग हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, जितना काम उन्हें बोला गया है करने को उतना काम हो रहा है या फिर नहीं होना। तो काम को देखना कि क्या हो रहा है, काम कैसे हो रहा है और अपने ग्रुप को हैंडल करना किसका काम होगा, गैंग बॉस का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होगा, ये चेक करना कि जितने टाइम में काम बोला गया था करने को उस स्पीड में काम हो रहा है या फिर नहीं, कि उतने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा या फिर नहीं, ये इंश्योर करेगा स्पीड बॉस। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम होगा,
सारी चीज़ें रिपेयर करना कि जो मशीनरी, जो टूल्स वगैरह प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो फिट कंडीशन में है या फिर नहीं है, ये इंश्योर करेगा रिपेयर बॉस। लास्ट हमारे पास आ जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होगा? सब कुछ इंस्पेक्ट करना कि काम प्रॉपरली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, कि जिस क्वालिटी में बोला गया था काम करने को उस क्वालिटी में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे, ये सारा चीज कौन इंस्पेक्ट करेगा? इंस्पेक्टर। तो होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फॉरमैनशिप समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आपको मालूम ही है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे अकाउंट्स मेंशन है। आप किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।